नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए क्योंकि अब परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। आज जो है मैं ज्योग्राफी का जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सेकंड पार्ट डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले उसी में और ये पूरी ज्योग्राफी के लिए एक आपका बहुत ही रुचिकर और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप इसको समझिएगा और ये जो आज का लेक्चर होगा आपके बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा। और आज का लेक्चर विशेषकर ग्रेड और ग्रेड बी के एग्ज़ाम्स के लिए है, क्योंकि आज आप देखेंगे आपको इसमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी या कभी पढ़ी भी होंगी, कुछ भी हो सकता है, बट आज का लेक्चर आपके पेशेंस की मांग करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी 3-4 महीने पहले यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम निकला था, फॉर्म निकला था, आप लोगों ने फिल किया होगा। तो ज्योग्राफी इसमें सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल भी होता है। तो आप ज्योग्राफी में मुझे अपना नेतृत्वकर्ता स्वीकार करें, मुझे एक मौका दें और आप मुझ पर भरोसा दिखाइए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके करीब 35-36 प्रश्न में से आप मेरी क्लास से ही सिर्फ 25 से 25 प्रश्न करके आओगे। ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी गारंटी है, बशर्ते आप मेरे वीडियोस स्टार्टिंग से देखिए। मैं 2 कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर चुका हूँ, आज ये 3rd पार्ट है और ये अब तक का सबसे ज़बरदस्त टॉपिक होगा। तो चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जनरली आज मैं बात करूँगा अमेजन घाटी बेसिन की। अमेजन घाटी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, दक्षिण अमेरिका में है। 2 देशों से अमेजन नदी निकलती है, यहाँ पेरू से, ब्राज़ील से, और यहाँ पे विषुवत रेखा पर मुहाना बना देती है और अटलांटिक महासागर इधर है पूर्व में, यहाँ पे अपना जल गिरा देती है। ये बात तो सबको पता होगी। मैं ये बताऊँगा कि यहाँ पे इस नदी का निर्माण क्यों हुआ, आखिर इतनी चौड़ी इतनी बड़ी नदी यहाँ बनी, तो इसका कारण क्या है इसके पीछे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक ग्रॉस ग्लोब बना के दिखाता हूँ। थोड़ा आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी आप कोऑपरेट करें। ये इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा। ये आपका यहाँ से होगा 30 से 40 डिग्री अक्षांश उत्तरी, ये 30 से 40 डिग्री दक्षिणी। ठीक, समझ गए। ये विषुवत रेखा है। ये सबको पता है, विषुवत रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक, कारण है यहाँ वर्ष भर वर्षा होने का कारण ये है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती रहती हैं। ठीक, चाहे इधर से पड़े चाहे इधर से पड़े। जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ का तापमान बहुत गर्म हो जाएगा। समझ गए आप बात। जब तापमान यहाँ से गर्म होगा तो यहाँ से कुछ धाराएं उत्पन्न होती हैं जिनको हम कहते हैं संवहनी धाराएं। संवहनी धाराएं, ये क्षेत्र पूरा होता है 0 से 10 डिग्री दक्षिणी तक, 0 से 10 डिग्री उत्तरी तक। ये पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ से धाराएं जो उत्पन्न होती हैं ये समुद्र का जल लेती हैं ऐसे, और ये ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। समझ रहे हैं आप। तो ये जब ऊपर उठती हैं तो नीचे क्या होता है, एक निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है जिसको लो प्रेशर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लो प्रेशर जोन, निम्न दाब का क्षेत्र। अब ये क्षेत्र होगा निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा। अब कोई भी बात है, जब ये नमी लेकर ऊपर चली गई तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र को भी भरने के लिए तो कुछ चाहिए। खैर, इससे पहले जान लें, इस निम्न दाब के क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं ITCZ। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। मैं इधर लिखता हूँ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, हिंदी में भी लिख देता हूँ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसी को हम लोग विषुवत रेखीय उच्च दाब की पेटी भी कहते हैं। विषुवत रेखीय उच्च
दाब पेटी, यानी जहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग। अब जो दाब यहाँ निम्न हो गया, हवाएं ऊपर लेकर चली गई यहाँ की नमी, तो ऊपर क्या होगा, वायु दाब बढ़ेगा। तो ऊपर की बात तो अभी हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ समझिए। इसको भरने के लिए अब क्या करेंगे हम, तो इसको भरने के लिए आप देखेंगे, आप मेरी हर एक बात को, मैं जितना भी लिखता जा रहा हूँ, जितना बोलता जा रहा हूँ, सब नोट करेंगे आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिए। इसको भरने के लिए यहाँ 35 डिग्री दक्षिणी और 35 डिग्री उत्तरी से कुछ हवाएं चलती हैं, ये इनको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल वाइंड्स, यानी व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, कॉमर्शियल, दिख पा रहा है आपको, हाँ ठीक है, कॉमर्शियल वाइंड्स, व्यापारिक पवने। दरअसल ये जाने को तो सीधे भी जा सकती हैं, तो इतने ही क्षेत्र को कवर करेंगी, लेकिन हमें तो पूरा कवर कराना है। अब क्या होता है समझिए, इन व्यापारिक पवनों को हम क्या है, जनरली होता ही ऐसा है, ये व्यापारिक पवनें हमेशा चलती हैं जब उत्तरी गोलार्ध में ये होंगी, मान लीजिए, तो ये अपने दाईं ओर चलती हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं तो अपने बाईं ओर चलती है। कैसे, ये उत्तर पूर्व से अपने चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ से, जैसे मान लीजिए आप ये खड़े हैं, आपका ये सिर है, इधर आपका फेस आगे की तरफ है, आगे की तरफ, तो आपके दाईं ओर किधर हुआ, इधर साइड चलेंगी, तो यानी ये ऐसे जाएंगी। ये आप इधर खड़े हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपके बाईं ओर यानी इधर चलेंगी, तो ये ऐसे जाएंगी। ये दक्षिण पूर्व से किधर जा रही हैं, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, समझ पा रहे हैं आप। ये कहाँ से जा रही हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इनको कहते हैं व्यापारिक पवनें। तो आप समझ गए व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, इससे पहले नाम भी सुना होगा, लेकिन आज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब के क्षेत्र को, जो कि विषुवत रेखा पर बन जाता है, इसको भरने जाती हैं, लो प्रेशर जोन को कवर करने जाती हैं, और ये कवर कर लेती हैं, तो ये जगह पूरी भर जाती है जो खाली हुई होती है। ये आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब समझिए। और ये ये दाईं ओर चलती क्यों है, इसका भी मैं रीज़न बता दूं। तो ये रीज़न कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, एक भूगर्भ शास्त्री हैं, भूगर्भ शास्त्री, उनका नाम है फेरल। तो ये जो कारण है फेरल के नियम से ही हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती हैं। क्लियर हो गया आपका पॉइंट, चलिए। ये चीज़ आप समझ गए। तो ये जब क्षेत्र भर जाएगा, इस वजह से विषुवत रेखा पर, अब विषुवत रेखा पर बारिश क्यों होती है, तो जब ये हवाएं ऊपर जाती हैं धीरे धीरे, जैसे 30 से 40 अक्षांश तक पहुंचती हैं, उससे पहले ही इनकी नमी क्या होती है, अब नीचे ठंडा है क्षेत्र, ऊपर नीचे गर्म है, ऊपर क्षेत्र ठंडा है। जब ऊपर का वायुमंडल ठंडा है तो हवाएं पहुंचकर ऊपर ठंडी हो जाएंगी। जब यहाँ हवाएं पहुंचती हैं तो ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के बाद अब क्या करेंगी, जैसे ही ठंडी है तो ठंडी हवा नमी अपने साथ नहीं रख सकती, ठीक। जब नमी रहेगी नहीं तो ये क्या करेगी, अपनी नमी को नीचे छोड़ देगी। इस वजह से विषुवत रेखा पर हमेशा वर्षा होती है और मूसलाधार वर्षा होती है। समझ गए आप बात, यही कारण है। अब वर्षा होने के लिए जाहिर सी बात है टक्कर होनी चाहिए कहीं, जब हवाएं टकराती हैं तभी ऊपर उठकर नीचे लो प्रेशर जोन होता है, ऊपर हाई प्रेशर जोन होता है, सॉरी हाँ ठीक है, ऊपर हाई प्रेशर जोन होता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र। अब ऊपर से जब छोड़ देती है नमी तो टकराने के लिए कुछ चाहिए, तो वो टकराने के लिए यहाँ पे काम करता है, जो डिवाइडिंग का काम करता है वो यहाँ पे है आपका एंडीज पर्वत। आप समझे बात, क्यों यहाँ पे। अब जब एंडीज पर्वत है तो यहाँ से ये टकराएंगी और टकराने के बाद नीचे अपनी नमी छोड़ेंगी।
इस वजह से ये विषुवत रेखा के पास एंडीज पर्वत से टकराकर लो प्रेशर जोन कवर होता है, नीचे लो प्रेशर जोन बनता है, ऊपर जाकर नमी अपनी छोड़ देती है और यहाँ खूब बारिश होती है, जिसके चलते यहाँ पे दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी का विकास होता है। अमेजन नदी, समझ गए? अमेजन रिवर क्यों बनती है? दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी। इसी विषुवत रेखा का ही उदाहरण है, आपको मैंने अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ाया है कांगो रिवर। कांगो रिवर भी सेम इसी का उदाहरण है। वहाँ भी इसी तरीके से बारिश होती है विषुवत रेखा पर और पानी गिरता है और नदी बहती है। कितनी बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा जल विद्युत शक्ति कांगो रिवर में संचित है। ये बात मापी गई है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब अमेजन के बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट। समझ गए आप सारे कॉन्सेप्ट? ठीक है। इसको बताने का पीछे रीज़न मेरा एक ही था, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कथन से संबंधित कि बताइए जो वर्षा वन है या अमेजन नदी है किस प्रकार के क्षेत्र में बहती है, या कांगो नदी किस प्रकार के क्षेत्र में बहती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या उपोष्ण उच्चकटिबंधीय क्षेत्र में या शीतोष्ण उच्चकटिबंधीय क्षेत्र में या तीनों में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा आप तभी बता सकते हैं। अन्यथा आपसे ये सिर्फ हम नहीं पूछता है कि पम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है अर्जेंटीना में, बता देंगे। ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ लिया गया जैसे लोनोस वन कहाँ पाए जाते हैं, आप बता दोगे वेनेजुएला में। लेकिन आपको जब सुटेबल रीजन पता होगा तब आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। आप मेरी बात समझ गए? ठीक है। अब अमेजन नदी की बात करता हूँ। देखिए अमेजन, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये यहाँ से टकराती है और यहाँ पे खूब जब पानी गिरता है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे थैलानुमा आकृति बन जाती है, थाला टाइप की। तो यहाँ पे जो बेसिन क्षेत्र होता है, जहाँ बारिश होगी वहाँ गहरा क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे कई सारी नदियाँ, ये अमेजन जा रही है, ये आपका विषुवत रेखा है, यहीं पे मुहाना बनाती है, इधर साउथ अटलांटिक में अपना जल गिरा देती है। कई सारी नदियाँ चारों ओर से मिलती हैं, इसलिए इसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है पूरा, एक जहाँ से इसको जल मिलता है, सबसे बड़ा है, दुनिया में सबसे चौड़ी नदी, इसीलिए अमेजन को कहा जाता है। समझ गए? कहाँ कहाँ बहती है? स्टार्टिंग में ये देश है, यहाँ पे है पेरू और आगे ब्राज़ील में बहती है। विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बना के दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है। आप बात समझ गए अमेजन का कॉन्सेप्ट? अमेजन नदी में ही और समझिए, अमेजन नदी में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा वर्षावन पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब यहीं पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, विषुवत रेखा पर ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी, तो अमेजन नदी घाटी में भी सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। अमेजन नदी घाटी में ही कई सारी जैव विविधता जब पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। पूछ लिया जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा, पूछा भी गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो विषुवत रेखा पर अमेजन नदी घाटी में। अब यहीं पर ही एनाकोंडा अजगर पाया जाता है। यहाँ पहले बताएंगे आपको वनों के बारे में, समझिए। तो यहाँ पे वन खूब पाए जाएंगे जिन्हें वर्षा वन कहते हैं, लेकिन यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? सेलवास। समझ गए आप? सेलवास वन कहाँ होता है? अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक, यहाँ पे सेलवास वन बहुत पाए जाते हैं। अब इन्हीं सेलवास वनों में पाया जाता है क्या? एनाकोंडा अजगर। एनाकोंडा अजगर पाया जाता है। ये भी एक विविध किस्म का प्राणी है जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन हमें वहाँ पाया जाता है। रबर के वृक्ष सबसे पहले कहाँ पाए गए हैं? सेलवास वनों में ही रबड़ के वृक्ष सबसे पहले पाए गए हैं। रबड़ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? चलिए मैं इधर लिखता हूँ, रबड़ के वन। रबड़ वन सबसे पहले कहाँ पाए गए हैं? सेलवास के वनों में ही पाए जाते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा अमेजन घाटी में पाए गए, तो अमेजन घाटी में ही नहीं सेलवास वनों में पाए भी जाते हैं।
वर्षा वनों या सिलवास वनों की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? महोगनी लकड़ी। महोगनी की लकड़ी जो है सिलवास वनों की सबसे बड़ी विशेषता है। समझ गए आप बात? ठीक है, आगे समझिए। और इसके बारे में और अगर बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा जो है सिलवास वन में एक लकड़ी पाई जाती है जिसका नाम है वालसा। सिलवास वनों में जो लकड़ी पाई जाती है, इधर देखिए, सिलवास वनों में एक लकड़ी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी लकड़ी पाई जाती है? वालसा लकड़ी। महोगनी वृक्ष वर्षा वनों की विशेषता है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा महोगनी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं अमेजन की कुछ और बातें। ठीक है, तो ये हो गया अमेजन के बारे में, इतना पॉइंट हो गया। अब समझिए ब्राज़ील में जो रबड़ के पेड़ होते हैं इनको फाजेंडा कहते हैं। रबड़ के पेड़, रबड़ पेड़ जो होते हैं ब्राज़ील के, इनको क्या बोलते हैं? फाजेंडा। फाजेंडा। और रबड़ के पेड़ों का मूल स्थान भी कहाँ है? फाजेंडा ही है। मूल स्थान रबड़ के पेड़ों का क्या है? फाजेंडा। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ब्राज़ील में ही जो अमेजन नदी घाटी क्षेत्र है यहाँ पर एक बंदरगाह पाया जाता है, मैनोस बंदरगाह। जनरली आप जानते हैं कि बंदरगाह हमेशा, बंदरगाह मतलब कोस्टल एरिया, कोस्टल हमेशा समुद्र के तट पर पाया जाता है, लेकिन ये ऐसा बंदरगाह है जो दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। अंतरतम मतलब सबसे इंटरनल। ये अमेजन नदी के तट पर स्थित है, ब्राज़ील के अंदर, दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। बात समझ गए आप? ठीक है, ये हो गया मैनोस के बारे में, जो है मैनोस बंदरगाह हो गया। और ब्राज़ील के बारे में ही थोड़ी सी बात अगर बता दी जाए तो आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे विषुवत रेखा है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, मकर रेखा पर ही यहाँ पे एक इसका बंदरगाह स्थित है, सैंटोस। ब्राज़ील का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसको कहवा पत्तन भी कहते हैं, कहवा पत्तन, चूँकि कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है। और कॉफ़ी पत्तन क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में इधर सारे देश हैं, इधर अमेरिका आपको पहुंचाना है तभी अमेरिका पहुंचाएगा, या इधर जाना है आपको यूरोप जाना है, अफ्रीका जाना है, इधर एशिया तरफ पूरा, तो यहीं से सारा माल ट्रांसपोर्ट होता है। ये कहवा पत्तन, ये क्या है आपका? ये है सैंटोस। इसी के जस्ट ऊपर यानी मकर रेखा के जरा सा ऊपर यहाँ पे रियो डी जनेरियो है, रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो यहाँ ओलंपिक भी होते रहते हैं। इसको दक्षिण अमेरिका की फैशन नगरी भी बोलते हैं, फैशन नगरी। समझ गए आप? ठीक है, ये हो गया आपका ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा और अमेजन के बारे में कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपसे बात करूं कि थोड़ा सा और भी, अभी तो वनों के बारे में और भी बड़ी चर्चा करनी है लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लीजिए। चूँकि मैंने बताया कि जो है एंडीज पर्वत से टकराकर इधर तो बारिश खूब होती है, इधर खूब नदियाँ बहती हैं, इतनी बड़ी नदियाँ, और सबसे बड़ी नदी है अमेजन जिसकी सैकड़ों हज़ारों सहायक नदियाँ बन जाती हैं। लेकिन ये जो एंडीज है इसके पूर्वी ढाल पर तो खूब वर्षा होती है, और एंडीज के पूर्वी ढाल पर जो पाए जाने वाले वन हैं इनको मोंटाना कहते हैं। ये सब मैं बताऊंगा आगे भी, अभी तो आगे चलेगा। लेकिन जब इधर पानी गिर जाता है तो क्या इधर बचता है? तो इधर का क्षेत्र तो शुष्क हो गया। इधर जो शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, इसी वजह से जो चिली है ये पूरा लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ से तो पूरा मरुस्थलीय है, उत्तरी चिली।
इसीलिए चिली में दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नाम अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा, यानी वर्ल्ड सबसे शुष्कतम मरुस्थल, सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वो उत्तरी चिली में है, नॉर्दर्न चिली में। और इस मरुस्थल में सबसे शुष्क जगह एक है उत्तरी चिली में ही, यहाँ पे, जिसका नाम है अरिका। समझ गए आप? अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है अरिका, और सबसे शुष्कतम मरुस्थल है यहाँ पे। अब मैं एक कंसेप्ट और रहता है मरुस्थल के बारे में, मरुस्थल क्यों यहाँ बना है मैं इसको बताऊँगा। एक पॉइंट इसका बता देता हूँ कि पश्चिमी तट पर बना है, इधर चलती है पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा यानी कोल्ड वाटर स्ट्रीम ऑफ पेरू। समझ गए आप बात? कोल्ड वाटर स्ट्रीम ऑफ पेरू, यहाँ से जल की जो ठंडी जलधारा होती है अपने साथ नमी नहीं ले सकती है। इसको हम्बोल्ट नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, हम्बोल्ट। ये प्रशांत महासागर से उठती है, अब ये अपने साथ नमी नहीं ले सकती है, दैट्स वाई इधर समुंदर होते हुए भी बारिश नहीं हो पाती है। ये सब कंसेप्ट आपको जब मैं पढ़ाऊँगा मरुस्थल क्यों बनता है तब आपको बताऊँगा। तो आप इतना भी याद रख लीजिए, हम्बोल्ट नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए पेरू की ठंडी जलधारा का नाम हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं। और इधर समंदर होते हुए भी आप कह सकते हैं कि ये क्षेत्र सूखा है, क्योंकि पश्चिमी तट पर जो है ठंडी जलधारा बहती है, और वहीं पूर्वी तट पर दक्षिण अमेरिका की ब्राज़ील की गर्म जलधारा बहती है, और इधर से पानी गिरता है। और देखते हैं इसका परिणाम कि पूरी नदी बहती है, इतनी बड़ी अमेजन नदी। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूँ, और बाकी की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आप लोग मेरा सहयोग दीजिए। आप ऐसा कंसेप्ट आपको जो दिया जा रहा है, आपसे कोई इसकी न फीस ली जा रही है न कुछ। और भाई साहब विश्वास मानिए, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जिससे हर उस बच्चे का विकास हो सके जो अपना विकास स्वयं करना चाहता है, बशर्ते उसके पास एक सही और अच्छा ज्ञान पहुँचे। क्योंकि आप सभी जानते हैं अच्छी अच्छी कोचिंग्स में भी इतने बाकायदे से चीज़ें नहीं समझाई जाती हैं। आप उनकी मदद करें, मदद से तात्पर्य आप उनको इस तरह से ज्ञान पहुँचाएँ ताकि उनको घर बैठे अच्छी सुविधाएं और इस तरह के माहौल में बाहर कहीं ना निकलना पड़े। तो अपने बड़े भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी जो भी रिश्ते में लगते हों, उनको शेयर करिए। आप लोग उन तक बात हमारी पहुंचाइए, ठीक है? आप समझ गए मेरी बात? हर बच्चे तक क्रांति पहुंचानी है। तो शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र होता है जिससे आप अपने समाज, अपने घर की स्थिति सुधार सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, हर प्रकार की है स्थिति। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद।